वीरगढ़ राज्य के पास बसा एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां जीवन कठिनाइयों से भरा था। चारों ओर फैली सूखी धरती, झुकी हुई झोपड़ियां और लोगों के चेहरों पर बसी मायूसी यहाँ की सच्चाई थी। खेतों में पहले जो हरियाली लहलहाती थी, अब वहां सिर्फ बंजर जमीन बची थी। बारिश कई सालों से ठीक से नहीं हुई थी। इसी गांव में रमेश और सुरेश, दो चचेरे भाई, अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर मिट्टी और फूस के बने थे और अंदर एक भी ऐसा सामान नहीं था जिसे कीमती कहा जा सके। उस शाम जब सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, रमेश और सुरेश लकड़ियों का एक गट्ठर लेकर जंगल से लौट रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। रास्ते में चलते चलते रमेश ने गहरी सांस ली और चिंतित स्वर में कहा, सुरेश भाई, गांव में तो अब इतनी मंदी आ गई है कि किसी के पास काम ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। सुरेश ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हमें कोई बड़ा काम करना होगा, लेकिन व्यापार के लिए पैसे कहाँ से लाएं? जैसे ही वे जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरे, अचानक उनकी नजर सामने खड़े एक पुराने महल पर पड़ी। महल बहुत बड़ा था, लेकिन अब उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके चारों ओर झाड़ियों ने उसे घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो ये सदियों से यूं ही वीरान पड़ा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह काला महल है, एक श्रापित स्थान जहां कोई भी जाता है तो उसका दिन बर्बाद हो जाता है। रमेश ने महल की ओर देखते हुए कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। ये महल अशुभ है, हमें इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन सुरेश के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वह रुककर महल को गौर से देखने लगा। रुको, शायद इस महल के अंदर कुछ कीमती चीजें छुपी हों। अगर हमें सोना या हीरा मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। रमेश हिचकिचाया, लेकिन सुरेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर यहाँ सच में कुछ बेशकीमती हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा के लिए इस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे दोनों ने महल के विशाल झरझर द्वार को पार किया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में समा गई। ऐसा लगा मानो ये महल सदियों से एक गहरे रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए है। भीतर घना अंधेरा था और टूटी हुई छत से चांद की हल्की रोशनी अंदर झांक रही थी। जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्श पर बिखरी धूल ने साफ दिखा दिया कि यहां सालों से कोई नहीं आया। महल के बड़े हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीचों बीच एक सुंदर स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। यह मूर्ति सफेद संगमरमर की बनी थी और उसकी पोशाक सुनहरी रंग की थी। लेकिन उसकी सबसे विचित्र बात थी उसका चेहरा। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी, मानो वह कोई रहस्य छुपा रही हो। रमेश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि सुरेश कुछ कहता, अचानक एक विशालकाय काली चील उनके सिर के ऊपर से उड़ती हुई आई और महल के बीचों बीच एक खंभे पर बैठ गई। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं और उसके पंखों से अजीब सी आवाज आ रही थी। रमेश और सुरेश ने कांपते हुए एक दूसरे को देखा। उनके कदम पीछे हटने लगे। तभी अचानक चील ने अपनी चोंच खोली और एक इंसानी आवाज में बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रमेश और सुरेश के प्राण सूख गए। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। रमेश और सुरेश महल के खंडहरों के बीच खड़े सिहरते हुए चील को देख रहे थे। विशालकाय आकृति और लाल आंखों की दहकती चमक ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। उसकी चोंच से गिरती रहस्यमयी रोशनी ने फर्श पर अजीबोगरीब आकृतियां बना दी। चील ने धीरे धीरे अपने विशाल पंख फैलाए, जिससे ठंडी हवा का एक झोंका महल में फैल गया। फिर वह भारी कदमों से जमीन पर उतरी और अपनी तीखी चोंच को हल्का सा उठाकर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत गरीब हो। तुम्हारे घरों में खाने के लिए अन्न नहीं है। तुम्हारे बच्चे भूखे सो जाते हैं और तुम्हारी पत्नियां रोज भगवान से प्रार्थना करती हैं कि किसी तरह यह दुख खत्म हो जाए। चील की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो वह किसी और ही दुनिया से आई हो। रमेश और सुरेश दोनों ने आश्चर्य और डर से एक दूसरे की ओर देखा। ये कैसे हो सकता है?
क्या यह चील सच में उनकी जिंदगी के बारे में जानती थी? चील ने अपनी लाल आंखों को धधकाते हुए उनकी ओर घूरा और धीरे से कहा, लेकिन अगर तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर दो तो मैं तुम्हें स्वर्ण सरोवर का रास्ता बता सकती हूँ। वह जगह जहाँ सोने की कोई कमी नहीं। वहाँ से तुम जितना चाहो सोना ले सकते हो और तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही सुरेश की आंखों में लालच की चमक आ गई। सोना, क्या ये सच है? रमेश ने भी उत्सुकता से चील की ओर देखा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता है? सुरेश ने जल्दी से पूछा। हमें क्या करना होगा? चील ने अपने पंख समेटे और आगे बढ़ी। उसकी चोंच अंधेरे में चमक रही थी। वह एक पल के लिए रुकी और फिर धीमे लेकिन गंभीर स्वर में बोली, तुम्हें वीरगढ़ के राजा विक्रम सिंह के छोटे बेटे राजकुमार आदित्य को यहाँ लाना होगा। बस इतना ही। रमेश के हाथ से लकड़ियों का गट्ठर गिर पड़ा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। राजकुमार का अपहरण? सुरेश भी एक पल के लिए सन्न रह गया। यह तो एक भयानक अपराध है। रमेश ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, यह तो राजद्रोह है। अगर हमें पकड़ लिया गया तो हमें फांसी हो जाएगी। लेकिन चील के चेहरे पर एक क्रूर हंसी आ गई। कोई तुम्हें नहीं देखेगा, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। बस महल के बगीचे में जाओ जहाँ राजकुमार हर शाम खेलने आता है। उसे चुपचाप उठाओ और यहाँ ले आओ। बाकी काम मैं संभाल लूंगी। चील की आंखें और लाल हो गईं और उसकी आवाज में एक दुष्टता थी जिसे रमेश और सुरेश ने अब तक महसूस नहीं किया था। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने सुरेश की ओर देखा, लेकिन वह चुप था। उसके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। सुरेश ने धीरे से कहा, अगर हमें सच में सोना मिल जाए तो हम हमेशा के लिए अमीर बन सकते हैं। फिर हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रमेश ने घबराते हुए कहा, लेकिन यह बहुत बड़ा अपराध है। अगर राजा को पता चला तो वे हमें पूरे गांव के सामने सजा देंगे। चील ने एक कुटिल मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। अगर तुम राजकुमार को यहाँ लाओगे तो तुम्हें स्वर्ण सरोवर तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा। अगर नहीं लाए तो तुम्हारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। और इतना कहकर चील ने अपने पंख फैलाए। महल में धूल का एक तूफान उठा और वह अचानक गायब हो गई। रमेश और सुरेश वहीं खड़े रहे, हैरान, डरे हुए और एक भयावह फैसले के बीच उलझे हुए। रात के अंधेरे में रमेश और सुरेश बेख्याली में जंगल से घर लौटे। चील की रहस्यमयी बातों ने उनके मन को उलझन में डाल दिया था। रास्ते में रमेश ने धीरे से कहा, सुरेश, ये सब गलत है। हम एक मासूम राजकुमार का अपहरण नहीं कर सकते। लेकिन सुरेश की आंखों में अब भी स्वर्ण सरोवर की चमक थी। उसने थोड़ा रुककर रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, ये हमारी जिंदगी बदलने का मौका है। अगर हम चील की बात मान लें तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर राजा को पता चला तो? रमेश ने संकोच से कहा। सुरेश ने गहरी सांस ली और बोला, अगर हम चालाकी से काम करें तो कोई हमें नहीं देखेगा। हम राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उसे महल तक ले जाएंगे। फिर हमें सोना मिल जाएगा और हम कहीं दूर चले जाएंगे। रमेश अब भी असमंजस में था, लेकिन अपनी परिवार की हालत सोचकर उसने सिर झुका लिया। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पत्नियों मीना और रीना को सारी बात बताई। मीना घबरा गई। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? राजा का बेटा कोई सामान नहीं जिसे उठाकर ले जाओ। रीना ने भी गुस्से से कहा, अगर हमें पकड़ लिया गया तो न सिर्फ हमारी मौत होगी बल्कि हमारे बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सुरेश ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। सोचो, अगर हमें सच में सोना मिल जाए तो हमारी बेटी पूजा की शादी अच्छे घर में हो सकती है। हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मीना और रीना एक दूसरे की ओर देखने लगी। वे जानती थीं कि रमेश और सुरेश भूखे मर रहे अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यह काम सही था या गलत, इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था। अगले दिन दोनों भाई वीरगढ़ महल की ओर निकल पड़े। उन्होंने
उन्होंने देखा कि महल का बगीचा विशाल और हरा भरा था, जहां राजकुमार आदित्य अपनी दासियों और रक्षकों के साथ खेल रहा था। रमेश ने धीरे से कहा, यहाँ तो बहुत पहरेदार हैं, हम उसे कैसे ले जाएंगे? सुरेश ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हमें इंतजार करना होगा। हर शाम राजकुमार अकेले बगीचे में खेलने आता है। अगर हम सही समय पर उसे उठा लें तो कोई हमें देख नहीं पाएगा। रमेश अब भी संशय में था, लेकिन सुरेश का आत्मविश्वास उसे भी इस योजना में खींचे जा रहा था। दोनों भाई महल से दूर जाकर अपनी चालाक योजना बनाने लगे। कल रात जब पहरेदारों की नजरें कमजोर होंगी, हम अपने काम को अंजाम देंगे। लेकिन क्या वे इस योजना को सच में अंजाम दे पाएंगे, या फिर कोई अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी? रात का समय हो चुका था। वीरगढ़ महल का बगीचा चांदनी में नहाया हुआ था। रमेश और सुरेश झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। उनकी धड़कनें तेज थीं। उनके सामने खेलता हुआ राजकुमार आदित्य था, मासूम, निश्चल और अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? सुरेश ने फुसफुसाते हुए पूछा। रमेश ने अनमने ढंग से सिर हिला दिया। उसके मन में अभी भी डर और पछतावे की लहरें उठ रही थीं, लेकिन सुरेश की आंखों में सिर्फ सोने की चमक थी। राजकुमार आदित्य एक छोटी लकड़ी की तलवार लेकर अपने एक सेवक के साथ खेल रहा था। तभी एक दासी अंदर से आई और सेवक से बोली, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी चलो। सेवक राजकुमार को छोड़कर महल की ओर चला गया। अब आदित्य अकेला था। यही सही मौका था। सुरेश ने धीरे से झाड़ियों से निकलकर राजकुमार के पीछे जाकर उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। रमेश ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और दोनों भाई जंगल की ओर भागे। जैसे ही वे खंडहर नुमा काले महल पहुंचे, चील पहले से वहां इंतजार कर रही थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, और जैसे ही उसने राजकुमार को बेहोश देखा, उसने खुशी से पंख फड़फड़ाए। अच्छा किया इंसानों, चील ने भयावह हंसी के साथ कहा। अब मेरी शक्ति लौटने का समय आ गया है। रमेश को कुछ अजीब लगा। उसने धीमी आवाज में सुरेश से कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। इस चील का असली मकसद कुछ और है। लेकिन सुरेश को अब भी सिर्फ सोने का लालच था। चील ने एक जगमगाता हीरा निकाला और बोली, ये लो, ये तुम्हें स्वर्ण सरोवर तक ले जाएगा। वहाँ से जितना चाहो सोना ले सकते हो। सुरेश की आंखें चमक उठी। उसने हीरा झपट लिया और खुशी से रमेश से कहा, अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन रमेश की नजर अब भी बेहोश राजकुमार पर थी। रात के अंधेरे में हीरे की रोशनी से मार्गदर्शन पाकर रमेश और सुरेश जंगल के भीतर बढ़ते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा ठंडी और रहस्यमयी होती गई। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने सामने एक विशाल सरोवर देखा, जो चांदनी में सुनहरा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा सरोवर तरल सोने से भरा हो। वाह, ये तो सचमुच सोने का तालाब है। सुरेश ने उत्साहित होकर कहा, और जल्दी से पानी में हाथ डालकर कुछ बूंदें उठाईं। जैसे ही सोने की बूंदें उसकी हथेलियों में आईं, वे ठोस सोने में बदल गईं। रमेश, हमने सही किया। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। रमेश अब भी उलझन में था। उसने पीछे मुड़कर देखा। हीरे की रोशनी अभी भी चमक रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंपन हो रहा था, जैसे कोई दुष्ट शक्ति जाग रही हो। हमें जल्दी करनी चाहिए, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन सुरेश पहले ही अपने कपड़े सोने से भर चुका था। बस कुछ और ले लूं, फिर चलेंगे। रमेश और सुरेश जैसे ही सोने से भरी गठरियाओं लेकर घर लौटे, उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। आखिरकार उनकी गरीबी खत्म होने वाली थी। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जो कुछ वे अपने साथ ले जा रहे हैं, वह सिर्फ सोना नहीं, बल्कि एक भयानक श्राप भी था। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नियों मीना और रीना को सोने के सिक्के और सोने की बूंदों से भरी थैलियां दिखाई। हम अब अमीर हो चुके हैं, सुरेश ने उत्साह से कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही रमेश और सुरेश के चेहरे से खून सूख गया। वीरगढ़ के राजा विक्रम सिंह अपनी सेना और एक गेरुए वस्त्रधारी साधु के साथ उनके दरवाजे पर खड़े थे। दुष्टों, तुम लोगों ने मेरे पुत्र आदित्य को कहाँ छिपाया है? राजा गरजे।
रमेश और सुरेश कांप उठे। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा। महाराज, हमारी बात सुनिए। साधु ने राजा को शांत किया और कहा, महाराज, इन्हें पहले सच बताने दीजिए। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी और रमेश सुरेश की आंखों में झांक कर बोले, सच सच बताओ, तुमने यह श्रापित सोना कहाँ से पाया? जब रमेश और सुरेश ने स्वर्ण सरोवर और चील की पूरी कहानी सुनाई तो राजा विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो गया। साधु बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है सच्चाई बताने का, जो वर्षों से दबी रही। सभी लोग ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। रानी मोहिनी एक समय में वीरगढ़ की रानी थी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, लेकिन महत्वाकांक्षी और अहंकारी थी। उसे मृत्यु से भय लगता था और वह अमरता प्राप्त करना चाहती थी। राजा विक्रम सिंह ने दुखी स्वर में कहा, मैंने मोहिनी से सच्चे प्रेम से विवाह किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह गुप्त रूप से काले जादू की साधना कर रही है तो मैं टूट गया। वह अमर बनने के लिए मानव बलि देना चाहती थी। साधु ने आगे बताया, हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली बन चुकी थी। तब मैंने और महाराज ने मिलकर एक विशेष अनुष्ठान किया और मोहिनी को श्राप दिया कि वह अब इंसान नहीं, बल्कि एक विशालकाय चील के रूप में जन्मों तक काले महल में कैद रहेगी। लेकिन अगर वह किसी तरह फिर से एक निर्दोष राजकुमार की बलि दे दे तो वह इंसान बनकर और भी शक्तिशाली रूप में लौट सकती है। रमेश और सुरेश के पैर जैसे जमीन में धंस गए। हमने उस दुष्टनी को वही राजकुमार दे दिया। सुरेश की आवाज कांप रही थी। साधु ने गंभीरता से कहा, अभी भी समय है। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अगर हम महल पहुंच जाएं और उसे रोक लें तो मोहिनी को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। राजा ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, तुरंत सेना को तैयार करो, हम काले महल की ओर कूच करेंगे। और फिर वीरगढ़ के वीर एक भविष्य को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। राजा विक्रम सिंह, साधु बाबा, सैनिकों और रमेश सुरेश के साथ तेजी से काले महल की ओर बढ़ रहे थे। हर किसी के दिल में एक ही चिंता थी, राजकुमार आदित्य को बचाना। महल के द्वार जोर से खुले। अंदर एक चबूतरे पर राजकुमार आदित्य बेहोश पड़ा था और उसके ऊपर खड़ी थी रानी मोहिनी, जो अब पूरी तरह से एक राक्षसी का रूप ले चुकी थी। राजा विक्रम, तुम्हारा श्राप मुझे रोक नहीं सका। आज चंद्र ग्रहण की रात है और इस बच्चे की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी। उसने ठहाका लगाया। मोहिनी ने जोरदार चीख मारी और पूरा महल हिलने लगा। साधु बाबा ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और रमेश सुरेश की ओर देखा। अगर अपनी गलती सुधारनी है तो यही मौका है। रमेश ने हिम्मत जुटाई और हीरा निकालकर जमीन पर पटक दिया। तेज रोशनी फैल गई और मोहिनी तड़पने लगी। राजा ने इसी मौके पर तलवार से अंतिम वार किया और मोहिनी भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गई। राजकुमार होश में आ गया। राजा ने उसे गले लगा लिया और भावुक स्वर में कहा, मेरा बेटा सुरक्षित है। रमेश और सुरेश शर्मिंदा थे, लेकिन राजा ने कहा, तुमने गलती की, लेकिन अंत में उसे सुधार कर बहादुरी दिखाई। वीरगढ़ में उत्सव मनाया गया। राजा ने रमेश और सुरेश को माफ कर दिया और उन्हें ईमानदारी से जीवन जीने का अवसर दिया।